आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आजकल हमारा विषय चल रहा है जैमिनी पद्धति के ऊपर चल रहा खास तौर से। तो आपको पहले मैं जैमिनी पद्धति के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पिछली बार मैंने वीडियो में कुछ योग बताए थे और कारक बताए थे। आज मैं आपको जैमिनी पद्धति को कारकों के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमारे जैमिनी पद्धति में 7 कारक होते हैं। जो हमारा आत्मा कारक होता है वह कुंडली के हिसाब से पहले भाव का फल बताता है। जो अमात्य कारक होता है वह हमारे 5, 9, 10 भावों के फल को बताता है। 5, 9, 10 यानी पंचम, नवम और 10वें भाव के बारे में बताता है। यह डिग्री नंबर दूसरे पर होती है। आत्मा कारक की डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है अमात्य कारक की। अमात्य कारक हमारा एक खास तौर से व्यवसाय या कर्म के बारे में भी बताता है और धर्म, कर्म और प्रेम के बारे में बताता है। यानी अमात्य कारक जो ग्रह होता है पंचम भाव यानी प्रेम या इंसान के उस जातक की बुद्धि, और नवम से धर्म, दसम से कर्म, इस भाव के बारे में बताता है। और नंबर 3 पर होता है भातृकारक, भाई कारक से बोलते हैं। ये हमारे कुंडली में तीसरे और 11 भाव के बारे में दर्शाते हैं। जो हमारी पारसा पद्धति में नियम हैं वही इसमें हम लगा रहे हैं। चौथा भाव होता है सुख का, मातृ कारक बोलते हैं। यह सिर्फ चौथे भाव के बारे में बताता है कि क्या उसकी स्थिति है, जिसकी डिग्री चौथे नंबर पर होती है। पंचम भाव जो होता है हमारा वह पुत्र और संतान प्रेम के बारे में बताता है। और छठम भाव होता है ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक जो हमारा कारक होता है जैमिनी पद्धति में, उसको आप पारसरी पद्धति के हिसाब से 6, 8 और 12 भाव का फल बताता है। जैसे 12 भाव सही है सुख का है, छठा शत्रु रोग कर्ज का है और 8वां भाव मृत्यु भाव का है, उसी बारे में बताता है। ये हमको कुंडली में देख कर के सारी बातें पता पड़ती हैं। और उसके बाद आता है दारा कारक। दारा कारक जो भाव होता है पत्नी का होता है और पार्टनर का होता है और विदेश से संबंधित होता है दारा कारक का भाव। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने यही पढ़ा है और हमको गुरुओं ने यही बताया है कि बिगर D9 के आप फलादेश ना करो कुंडली का। उसका उनका कहने का मतलब ये है, और मैं भी आपको बता रहा हूँ तो आपको यह नहीं पता कि हम D9 क्यों लगाते हैं। इस बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया हो, और बताया हो तो मुझे बताना कि D9 लगाते क्यों। D9 लगाने का मतलब यह है कि हमारे जो जन्म लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उनके क्या योग बन रहे हैं, और हम जन्म कुंडली के आधार पर ही कौन ग्रह किसका बारे में बता रहा है वही हम देखते हैं। और हम जो नैसर्गिक पापी और शुभ ग्रह होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। हमने जब कुंडली हमारे सामने आती है तो हमने नैसर्गिक पापी ग्रह कुंडली के हिसाब से लगानी है, जो मैं कि आपको बता चुका हूँ। 3, 6, 11, 8 भाव के ग्रह पापी होते हैं और 2, 12 के भावेश सम होते हैं और 3, 11
के भी ठीक होते हैं, क्योंकि हमारा वो दिशा त्रिकोण है 7, 3 और 11, और त्रिकोण 1, 5, 9 केंद्र। मैं केंद्र को यहाँ 4, 7 ही ले रहा हूँ, सप्तम भाव को मैं यहाँ नहीं ले रहा। कि सप्तम भाव जो हमारा होता है वह हमारा मार्केस होता है, सप्तम भाव, और इसके बाद मार्केस होता है दूसरा भाव। लेकिन दूसरा भाव हमारा विद्या का होता है, वाणी का भी होता है, धन का भी होता है। तो ऐसे हम D9 को इसी लेते। मैं आपको वो गराज की बात बता रहा हूँ कि हमारे जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य है या शनि है, नवांश में शनि में गया या शनि सूर्य में गया, बुध चंद्रमा में गया या चंद्रमा बुध में गया, मंगल बुध में गया या बुध मंगल के नवांश में गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि अपने शत्रु राशि में गया, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ हमारी कुंडली में उस ग्रह का क्या, उस ग्रह के द्वारा हम क्या देख रहे हैं D1 में। जैसे कोई भी ग्रह है, कोई ग्रह किसी के नवांश में गया है, तो हम उस ग्रह को D1 में देखें, यह ग्रह हमारा इस कुंडली में क्या, जातक के बारे में क्या बता रहा है। तो इस तरह से ये हम D9 को इसी लगाते हैं कि हमारे D1 में जो ग्रह अपना काम या जिस भाव में बैठे हुए जो काम कर रहे हैं, तो D9 में वह ग्रह किसके नवांश में गया है, वह हम D1 के हिसाब से लगाएंगे। पापी में ग्रह में गया है या शुभ ग्रह में गया है। और मैं आपको ये इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जैमिनी पद्धति में हमारे जो 7 कारक है ना, 7 कारक, इसमें जो मेन मुख्य योग्य कारक है वो आत्मा कारक, पहला भाव, अमात्य कारक 1, 5, 9 भाव का फल देने वाले, और दारा कारक, और पुत्र कारक, आत्मा कारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, दारा कारक जो ग्रह होते हैं, इनसे हमारे जीवन पद्धति में योग देखे जाते हैं। इन पर खास हमें ध्यान दिया जाता है। अगर हमारा सबसे खराब जो जीवन पद्धति में ग्रह होता है वो ज्ञाति कारक होता है। ज्ञाति कारक जो हमारा ग्रह होता है नंबर 6 पर होता है, यानी उसकी डिग्री नंबर 6 पर, और जो सबसे कम डिग्री होती है उसे कहते हैं दारा कारक। तो नंबर 6 ज्ञाति कारक का जिस ग्रह से संबंध बन रहा है वो हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह, अमात्य कारक या पुत्र कारक है या आत्मा कारक या अमात्य कारक, किस ग्रह का स्वामी है, ये हम ज्ञाति कारक का जिस भाव से संबंध बन रहा है तो वो उसको हानि पहुंचाएगा। ये होता है ज्ञाति कारक का काम। ज्ञाति कारक का किसी से संबंध हो तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। ज्ञाति कारक का संबंध 6, 8, 12 से हो तो वो अच्छा, वो ठीक होता है, क्योंकि अशुभ ग्रह में ज्ञाति कारक जाता है या अशुभ भाव में कोई पापी ग्रह जाता है तो उसका फल खराब नहीं होता, अच्छा होता है। लेकिन इसका शुभ भावों से संबंध बने या शुभ कारक से संबंध बने ज्ञाति कारक का, तो वह उस कारक को नुकसान पहुंचाता है। तो और मैं आपको जीवन पद्धति की जो दृष्टियां हैं, मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ। हमारी राशियां होती हैं 3, हमारी राशियां चर राशि होती है, स्थिर राशि होती है और दिशभाव राशि होती है। हमारी 3 राशियां होती हैं। तो जैमिनी पद्धति पर हम राशियों के दशाओं के अनुसार ही फल देखते हैं। तो मैं दशाओं पे अभी तो नहीं जा रहा, हमने सिर्फ ये देखना है कि जैमिनी पद्धति से जो हमारे योग कारक ग्रह हैं वो एक नज़र मारने दृष्टि किस यही कहाँ पड़ रही, कौन सा कारक किसका है, दारा कारक है या
आत्मा कार्य अमात्मा कार्य इसलिए बता रहा हूँ। और दृष्टि बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे किसी की लग्न कुंडली है, उसमें अगर चर राशि है, चर राशि है 1, 4, 7, 10, इसमें कोई भी राशि हो तो इसका मतलब ये है कि हमने दिशा राशि को तो आप अलग कर दो। दिशा राशि से हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जो दिशा राशि होती है जमनी पद्धति में, उसी की दृष्टि आपस में सभी से मिली हुई होती है। 3, 6, 9, 12 की जो दृष्टि होती है जमनी पद्धति में, वह एक दूसरे की दृष्टि मानी जाती है। ठीक है। दिशा राशि की हमारे 3, 6 जो 9, 12 राशि हैं, जब हम D1 में या D9 कहीं भी देखेंगे तो 3, 6, 9, 12 की दृष्टि सबकी एक ही मानी जाती है। 3, 6, 9, 12 कोई ग्रह बैठा हो तो उसकी दृष्टि मानी जाएगी, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो दृष्टि नहीं मानी जाएगी। यानी हमने दृष्टियाँ, हम जिस भाव से ग्रह बैठा हो उस भाव पर दृष्टि जा रही तभी दृष्टि मानेंगे, खाली भाव है तो उसकी दृष्टि नहीं मानेंगे। अब आते हम किसी की जब लग्न में अगर दिशा राशि है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसकी दृष्टि सब में आपस में बराबर चलती है। अगर चर राशि है तो चर राशि है, तो चर राशि के बाद जैसे हमारी मेष चर राशि है, और मेष के बाद आती है दिशा राशि। तो मेष राशि हमेशा दिशा राशि पर दृष्टि डालती है। यानी एक राशि है तो हम दूसरी राशि को छोड़ दें। इसके बाद जो राशि आती है, जैसे चर राशि मेष है और मेष के बाद राशि आती है स्थिर, तो हम पहली स्थिर राशि को देख देंगे और बाद में स्थिर राशि बची 5, 8, 11। यानी लगन में अगर 1 है या 4 है या 7 है या 10 है, 10 मान लो लगन में राशि है, तो 10 के बाद राशि आती है 11, वो होती स्थिर राशि। तो हम स्थिर राशि 11 को छोड़ देंगे, बाकी 3 राशि को दृष्टि मान लेंगे। और मेष राशि में वृष राशि छोड़ देंगे, बाकी 3 राशियों की दृष्टि मान लेंगे। और कर्क राशि में हम सिंह राशि को छोड़ देंगे और बाकी 3 राशियों की दृष्टि मान लेंगे। ये होगी आपकी चर राशि हो गई। और दिशा राशि के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्थिर राशि के बारे में। स्थिर राशि की दृष्टि जो हम देखते हैं, अगर लगन में 2, 5, 8, 11 कोई भी राशि हो, यानी यहाँ लगन में स्थिर राशि 2 है तो पिछली राशि इससे पड़ेगी हमारी 1, मतलब स्थिर राशि की दृष्टि हम चर राशि से मानेंगे। तो इस राशि से हमारी पिछली राशि को हम छोड़ देंगे। चर राशि में अगली राशि को छोड़ते थे और स्थिर राशि में पिछली राशि को छोड़ेंगे। अगर वृषभ राशि है तो पिछली राशि 1 उसको हम छोड़ देंगे, बाकी 3 राशियाँ बची 4, 7, 10 उसकी दृष्टि मानेंगे। और अगर सिंह राशि है तो सिंह राशि के से पहले आती कर्क राशि, कर्क को छोड़ देंगे, बाकी 4, 7, 10 पर दृष्टि हो गई। और अब आ गई हमारी वृश्चिक राशि। वृष राशि लगन में अगर है तो वृष राशि से पहले राशि आती है 7, तो हम चर राशि को छोड़ देंगे, बाकी 7 तो 1, 4, 7 की दृष्टि मानेंगे। अगर मकर राशि हुई तो मकर राशि से पहले आती है वो कुंभ राशि हुई, तो कुंभ राशि से पहले आती है दश राशि, वह हमारी चर राशि है। तो चर राशि में हम 4 राशियों में से कर्क और गांधे भाग 3 राशियों की दृष्टि मानी जाएगी। अभी मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बदलाऊंगी, ऐसे देखी जाती। मैंने आपको पहले मौजवानी बता दिया। जब मैं आपको अपने यहाँ लिखी हुई किताब में जो दृष्टि में बना रखी वो आपको दिखाऊंगा। अगर आप दृष्टि लगाना सीख गए जेमिनी पद्धति में, तो दृष्टि लगाने का मतलब ये है कि D1 में या D9 में हमारा कौन सा कारक ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है। और जेमिनी पद्धति में कोई ग्रह अगर 2 ग्रह एक भाव में बैठे हुए हैं तो उनकी दृष्टि आपस में मानी जाएगी। पाराशर पद्धति में ऐसा नहीं है।
पार्षद पद्धति में दृष्टि आमने सामने की मानी जाती है। और जैमिनी पद्धति में अगर एक भाव में 1 या 2 या 3 ग्रह बैठे होंगे तो उनकी आपस में दृष्टि मानी जाएगी। और कोई किसी भाव में या किसी राशि में ग्रह नहीं बैठा है तो उसकी दृष्टि नहीं मानी जाएगी। जैमिनी पद्धति में अगर उसमें किसी राशि में ग्रह बैठा है तभी उसकी दृष्टि मानी जाएगी, उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है। तो मैंने ये आपको थोड़ी सी बातें बता दी जैमिनी पद्धति के बारे में। आगे मैं जैमिनी पद्धति के द्वारा ही कुंडली में लगा कर आपको दिखाऊंगा। ये शुभ हैं अशुभ हैं, शुभ या अशुभ हैं, वो मैं आपको जो डेट दूंगा कुंडली के बारे में, उस कुंडली से आप कुंडली बना करके दशा लगा के देख सकते हैं इसका प्रभाव कब कैसे कब चालू होगा। तो मैं यहाँ जैमिनी जो दशाएं हैं वो अभी नहीं ले रहा, मैं तो अपने पारस्परिक पद्धति की जो दशाएं होती हैं उन्हीं दशाओं को जैमिनी पद्धति पर लगा करके आप फल देखना। सबका जो लास्ट जो उत्तर होता है वो एक ही होता है, चाहे जैमिनी पद्धति हो, चाहे पारस्परिक पद्धति हो, चाहे कृष्ण पद्धति, कोई पद्धति हो, सबका उत्तर तो एक ही होना चाहिए। तभी हम कहेंगे हम सही चल रहे हैं अपनी दिशा में। तो दशाएं लगा दो पारस्परिक पद्धति की, अच्छा समय बुरा समय कब आएगा, और योग कारक अपने पारस्परिक पद्धति के लगा दो और जैन पद्धति के लगा दो, योगों को देखो, फिर आप इसके बारे में बता देंगे। तो आपको जो नियम हैं 80% सही निकलेंगे। ये हमारा विचार है और हमारे गुरु भी कहते हैं कि जैमिनी पद्धति का 80% भाव फल या जो हम बताते हैं 80% सही निकलता है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें तो मेरा हौसला और बढ़ता रहेगा। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।